और मैं भारत सरकार का एक मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय, उस पर कार्यरत हूँ और आगरा पे मेरी पोस्टिंग है और इसका एक विभाग है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड। 2016 में एक इनिशिएशन लिया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई एंड एनएसआईसी फॉर द गिविंग सपोर्ट टू स्पेशल कैटेगरीज फॉर द पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट टेंडर्स। उस इनिशिएशंस पे एक शब्द निकल के आया कि एक ऐसी जगह तैयार करनी, एक ऐसा हब तैयार करना है जो स्पेसिफिक SC/ST को सपोर्ट करे। तो उसका नाम रखा है नेशनल SC/ST हब और 2016 पे इसको स्टार्ट किया गया। एक वॉलेंट्री इंफॉर्मेशन था कि जिसको इंटरेस्ट है, हमारे मंत्रालय में 3 विभाग हैं, आप लोग शायद परिचित होंगे। NSIC जिसमें मैं कार्यरत हूँ, नेशनल स्पॉन्ज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, ओखला में मेरा हेड ऑफिस है, यहाँ दिल्ली में। दूसरा है खादी विलेज इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन KVIC, कई लोग खादी ग्रामोद्योग के नाम से जानते होंगे उसको। तीसरा है कयर बोर्ड, जो जूट का बोर्ड है होता है। ये 3 विभाग है जो इस मंत्रालय के अधीन आते हैं। इन तीनों विभागों से ये बात रखी गई कि SC/ST हब को सपोर्ट करने के लिए जिन जिन ऑफिसर्स को अगर अपना वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस करने या उनको लगता है कि मुझे इसमें अप्लाई करना है, तो मिनिस्ट्री हैज़ टेकन अ इनिशिएटिव और एक एग्जामिनेशंस थ्रू जो भी सोशल एक्टिविटीज़ होंगी उसके आधार पर रखा गया। बिलीव करिए, ये एक व्यक्तिगत था कि मुझे ये लग रहा था कि हम सब नौकरी करते हैं और 60 साल के बाद मैं अपनी पत्नी के साथ गार्डन में बैठ के चाय पीते हुए, ये अखबार पढ़ते हुए ये तो नहीं कहना चाहता था कि यार ये काम मुझे मिला था अपनी सोसाइटी के लिए, मैं यहाँ पैदा हुआ इसमें और जिन लोगों ने ये योगदान दिया यार मैं कर सकता था, या मेरे हाथ में वो चीज़ थी। वी आर मीटिंग सेवरल IAS IPS सिविल सर्वेंट्स, आप सब लोग जानते होंगे, अभी कुछ दोस्त भी हैं जो अभी काम कर रहे हैं। आप बिलीव करिए कि होता क्या है कि अभी यही वक्त है, यही एज है जिसमें ये दिस इज द पे बैक टू सोसाइटी। हर 14 अप्रैल में एक मैसेज शूट होता है व्हाट्सएप विश्वविद्यालय और फेसबुक विश्वविद्यालय के अंदर। उनकी डिग्रियां निकाली जाती है बाबा साहब की कि इतना इतना इन्होंने यहाँ से पास आउट किया। बता इसलिए रहा हूँ कि तो तकलीफ है, ये एक संवेदना है जो आपसे व्यक्त कर रहा हूँ। मैं बहुत पहले, जब तक आगरा में पोस्टेड नहीं था, तो मैंने बहुत पहले वहाँ भीम नगरी के बारे में सुना था कि वहाँ उससे बड़ा महोत्सव पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं नहीं करते हैं बाबा साहब के लिए। तो उसको देखने की बड़ी इच्छा थी। तो जब वहाँ पे गया तो मुझे ये मालूम चला कि आई थिंक इतनी बड़ी रोड होगी दोनों साइड की, उस दोनों साइड के रोड के बगल में 10-10 फीट के कम से कम नहीं होंगे तो 20 से 22 साउंड लगे होंगे। मेरी आपकी हाइट से ऊपर 10-10 फीट के, अगर मैं एक 55 साल 50 साल के आदमी को खड़ा कर दूँ तो अटैक से मरेगा वो, इतना साउंड है। मतलब मंच पे मैं बगल वाले आदमी को कुछ कह दूं कान पे, शायद ये भी पॉसिबिलिटीज नहीं थी। और जब गाना बजता है टिप टिप बरसा पानी पानी में आग लगाए, तो मुझे ये लगता कि ये बाबा साहब के जीवन के साथ में कैसे जुड़ा हुआ है, उनके जीवन के साथ में कैसे जुड़ा हुआ है ये सॉन्ग। और ये लगता है कि जब, और एक नहीं, भीम नगरी के अंदर 16 एसोसिएशंस हैं। उन 16 एसोसिएशंस में सभी को होड़ लगी है कि मुझे प्रेसिडेंट बनना है। थोड़ा सा कड़वी लगेगी बात, लेकिन जो मैंने फेस किया कि जब मैं उनसे पूछता हूं कि हाउ मेनी द मेंबर यू हैव राइट नाउ एंड इन विच पोजीशंस यू हैव टू मेंटेन इन योर एसोसिएशंस एंड इन विच एरिया दे हैव गिवन योर पोटेंशियल एंड योर एक्सपीरियंस टू देम, उनके पास कोई शब्द नहीं रहता है। दरअसल कई एसोसिएशंस ऐसे भी हैं जिसके सिर्फ एक ही आदमी हो प्रेसिडेंट। तो जब उनसे मिलने के बाद जब चीजें समझ में आई कि यार कहा क्या गया था, हम मानते तो बहुत कुछ है सर, लेकिन क्या हम उनकी मान पाते हैं? हमको तो खाली शिक्षा ग्रहण करने की बात रखी गई थी और संगठित रहने की बात करी गई थी और संघर्ष करने की बात करी गई थी।
दरअसल मसला क्या था कि संगठित होकर संघर्ष करने की बात करी गई। मेरे तो फादर के उम्र के भी कई लोग बैठे हैं यहाँ पे। मैं जस्ट एक अपनी एक संवेदना है, मैं भी कहीं रॉन्ग हो सकता हूँ, आप लोग मुझे सही कर सकते हैं, उस चीज़ के लिए बता सकते हैं। जब ये बात रखी गई वहाँ पे, तो शुरुआत यहीं से होती है कि जब डिसाइड किए गए कि देश में कितने ऐसे SC/ST हब होने चाहिए कि जो हम लोग ये कार्य कर पाए, तो देश में 15 के अप्रूवल्स हुए। उसमें एक हाई पावर मॉनिटरी कमेटी गठित करी गई, जिसमें डिक्की ने बहुत बड़ा रोल अदा किया, मिलिंद कांबले साहब ने, आप सब लोग परिचित भी होंगे, वो उद्यमी भी हैं। अगर मैं अपने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ देखता हूं तो उस निगाह से मेरे लिए एक उद्यमी भी हैं वो। और सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन है, कमेटी फॉर्म है। मेरी डिमेरिट्स आपको बेहतर पता होंगे क्या है क्या नहीं है। मसला ये रहा कि क्या इन सब कम्युनिटीज पे हम सब ये बात अपनी रख पाएंगे क्या, कि जब हम मैसेज देखते हैं लगातार एजुकेशंस के, तो ये दरअसल ये बात ये रखी गई थी, शायद मुझे लगता है कि बाबा साहब ने ये कहने की कोशिश करी थी कि ये जो लाइन है यहाँ तक तो मैं पहुँच गया और यहाँ तक तो कोई ना कोई आप लोग भी पहुँच सकते हैं, इसके आगे कोशिश आप लोग करेंगे तो पहुँच जाएंगे। मैं किसी भी से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जो उन्होंने DSc की डिग्री ली थी या जिन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय, उसकी वेबसाइट का नाम क्या है, उसकी एप्लीकेशन फॉर्म दिखता कैसा है, उसकी एप्लीकेशन फॉर्म का स्ट्रक्चर क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, क्या परसेंटेज क्राइटेरिया वो मांगता है। दरअसल हमको इसमें बात करनी चाहिए थी। आप बिलीव करके डबल टिक आ जाता है फॉरवर्ड करते करते, और एक समय के बाद में एक आदमी से ज्यादा फॉरवर्ड नहीं होता है। तो थोड़ा सा सोचना है इसमें कि अभी हम मिस्टेक कहाँ पे कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, तो एक जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात आई, तो आगरा से जब संचालन शुरू हुआ तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश इंक्लूडिंग छत्तीसगढ़, ये 7 स्टेट्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आगरा से दी गई। मैन पावर 3। आप लोग इस बात को बहुत तरीके से समझिएगा कि मतलब 7 स्टेट 3 मैन पावर। कोई आदमी पवन पुत्र हनुमान नहीं है कि आपने उसका नाम रखा, टच किया और सीधे आप वहीं पे पहुंच गए, या आपसे मिलने के लिए फिजिकली मूव करना पड़ेगा सर, टाइम तो लगेगा उसमें। दरअसल बात यही है कि जलेबी टांगी है 8 फीट पे और आपकी हाइट है 5.5 फीट, तो 2.5 फीट की जो छलांग लगानी है वो दरअसल वो उद्यमिता विकास के साथ जो लगनी है। और जब चाशनी किसी के मुंह में टपक जा रही है तो वो समझ रहा है कि मैं उद्यमी बन गया, और लिमिटेड आदमी के मुंह पे चाशनी गिरती है। इन सब चीजों से पहले ये चीज समझ जरूरी है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। 2016 पे तो ये गठन किया गया, 2012 में एक गैजेट इशू होता है जिसमें यह कहा गया इस देश के केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो भी खरीदारी करते हैं, इनफैक्ट पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी रखी गई कि जो भी खरीदारी करते हैं उसका सेवरल अमेंडमेंट आर देयर, कि फाइनली जो 2020 में जो घटना हुई उस घटना पे ये कहा गया कि 25% छोटे उद्यमियों से लेना अनिवार्य किया गया। छोटा उद्यमी कौन? 3 कैटेगरी है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। स्लाइड चेंज कर दिए थोड़ा, नेक्स्ट वन। ये इसकी एक भूमिका है जो मैंने अभी अब शेयर करी आपसे। 18 अक्टूबर 16 में ये शुरू किया गया लुधियाना से फर्स्ट। यहाँ पे मेरी कोई भी बात आप तक पहुँचे उसमें कहीं भी किसी तरीके से किसी भी पार्टी का जहन पे दिमाग में नहीं आना चाहिए। बस इस बात समझना चाहिए कि आज की डेट पे अगर हम जो एग्जिस्टेंस पॉलिसी है मेरे पास में, उस पे हम कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमारी पार्टिसिपेशंस किस हद तक है, हमें किस किस पॉइंट पे अपने आप को रेज करना है। चाहे वो युवा, आज फ्रेश ब्लड भी मुझे कुछ दिखाई दे रहे हैं, महिला उद्यमियों का पार्टिसिपेशंस बहुत कम है, और मुझे ये लगता है कई बार कि शायद महिला किसी भी समाज की हो, दरअसल वही हो रहा है कि कभी फ्रंट फुट पे खेलने की बात ही नहीं हो रही है। कभी आपको मैं बता दूं कि
कुछ लोगों को बड़ी खुशी भी हो रही होगी कि मेरी फर्म का नाम है कमला फुटवेयर या कमला हैंडीक्राफ्ट। दरअसल ऐसा है कि मैंने अपनी माँ को, सिस्टर को, वाइफ को या बिटिया को खुश करने के लिए तो उसके नाम पे तो कंपनी खोल दी, उसको ओनर भी बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशनली के हिसाब से प्रोप्राइटरशिप भी दे दिया। मेरी बात आप लोग तक आ रही है ना? जब प्रोप्राइटरशिप बना दिया और उनकी एंटिटी ये नहीं रखी कि आप इस कंपनी की मालिक है। कॉर्पोरेट लॉ, कई लॉ के भी ऑफिसर्स यहाँ बैठे होंगे, कॉर्पोरेट लॉ के अंदर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि अगर आप पति हैं, उसके बेटे हैं या उसके भाई हैं तो आप उस कंपनी पे उसके बिहाफ में सिग्नेचर कर सकते हैं। पूरा कॉर्पोरेट लॉ उठा के देखिएगा, इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी ये नहीं कहता है। उससे बड़ा तो कोई भगवान है ही नहीं है। दरअसल वही चल रहा है और चलना भी चाहिए। तो जब वो लॉ नहीं कह रहा है तो फिर आपने उनको दरअसल और गर्त में डाल दिया। जब कल के दिन आपकी कंपनी के ऊपर जब बात आ रही कि इसमें इंडिविजुअल में यूनिट का ओनर कौन है, तो बोले साहब वो लेडी है। 23 मई या 25 मई के आसपास, एग्जैक्टली डेट याद नहीं आ रही है, एमएसएमई वुमेन्स डे, एमएसएमई डे होता है हमारा मिनिस्ट्री का। तो वुमेन्स में हमारे पास पीएमओ के माध्यम से एक इंफॉर्मेशन आती है SC/ST हब के पास में। ये मेरी संवेदना है, इस बात तक आप तक पहुंचनी चाहिए, ये बीइंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिल्ली, कि 50 मुझे SC/ST के एंटरप्रेन्योर्स वुमेन आप दे दीजिए जिनको माननीय प्रधानमंत्री विज्ञान भवन में 5 लाख रुपया का चेक अपने हाथ से देना चाहते हैं। सर 5 लाख रुपया का अगर आप मुद्रा के अंदर अप्लाई करेंगे, बैंक पॉलिसीज में n नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे क्या लिखा हुआ है, 99% PR कॉपी अंग्रेजी में बनती हैं, जिसका ना तो CA से मतलब रहता है ना यूनिट से मतलब रहता है। मैं उद्यमिता की ही बात करूंगा कि मुझे लगता है कि आज की डेट पे अगर ये सपना अगर है हम सबका और हम लोग चाहते हैं कि हम अपने समाज को और आगे बढ़ें, तो शायद ये बिजनेस और ये इंटरप्राइजेस के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है आज की डेट में, और स्किल्ड होने के अलावा हमारे पास में और कोई ऑप्शंस नहीं है। एकेडमिक क्वालिफिकेशंस आपको सिर्फ एक विचार पैदा कर सकती हैं, लेकिन आज मैं आपसे कहूं कि आज हम लोग जितने भी सरकारी नौकरी करने वाले आदमी हैं, 31 से 1 नहीं होता है, खाते पे सैलरी गिर जाती है। अभी की डेट पे क्या है कि जब मैं बात जरूरी है सर क्या कि मेरी जो जनरेशन है वो इंटरप्राइज और नौकरी में यही बेसिक का एक फर्क रहा हमेशा कि मेरी बिटिया है 7 साल की, अगर मैं कल्पना करता रहा हूँ कि सिविल सर्वेंट बने, ये बने, वो बने, जो कुछ भी बने, दिमाग में वही सब चल रहा है, इंटरप्रेन्योर भी बने, कुछ भी बने, लेकिन इतना तो तय है कि जिस पोजीशन से मैं ये छोड़ूंगा उस पोजीशन पे वो ज्वाइन नहीं करेंगी, क्योंकि उसको भी वही सोपान करने पड़ेंगे, वही उसको एग्जामिनेशंस क्वालिफाई करने पड़ेंगे, वही एजुकेशंस, वही कंपटीशन, फिर जाके बेहतर हो सकती हैं, जैसा भी हो सकता है। लेकिन इंटरप्रेन्योर्स एक ऐसी चीज है, इंटरप्राइज एक ऐसी चीज है, उद्यमिता विकास, आप पहली पीढ़ी जहां से छोड़ेंगे सर, अगली पीढ़ी वहीं से ज्वाइन करेगी। ये एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट है इसका। तो जब ये बात पुट करी गई, स्लाइड चेंज करिएगा, हाँ नेक्स्ट। तो जिस उसको टेक्निकल शब्दों में हम लोग जो MSc वर्ड देते हैं, इन्वेस्टमेंट आपके सामने दिखा, ये 2 कैटेगरी पे फाइंड होता है। मुझे ये कैसे मालूम चलेगा कि मेरी कंपनी किस तरह के एग्जिस्टेंस पे काम कर रही है, मेरी कंपनी का कैटेगराइजेशंस क्या है। अगर मैं अपना परिचय दूं कि मैं मेसर्स ABC इंटरप्राइजेस पार्टनर, प्रोप्राइटर, लिमिटेड, या मैं उसमें किस पद पे हूं और मेरी कंपनी की हालत क्या है, किस कैटेगरी पे फॉल कर रहा हूं मैं, तो आप ये स्लैब जो रिवाइज हुआ, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर रहा। ये आप यूं समझिएगा, मैं दोनों का पैरामीटर लेके इसलिए भी आया हूं कि जब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, आप इस चीज को समझिएगा कि इस दुनिया में सिर्फ 3 तरह की ही कंपनियां हैं। कोई बता सकता है? सिर्फ 3 टाइप की ही कंपनियां पूरी दुनिया में।
उसके अलावा चौथा कुछ भी नहीं होता है। फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग, सेकंड सर्विस, थर्ड ट्रेडिंग, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और सर्विस को एमएसएमई मंत्रालय के अंदर जोड़ा गया। ट्रेडर को एंटिटीज नहीं है इस सब बेनिफिट को लेने के लिए। ट्रेडर का सर्विस और ट्रेडर पे एक भागे भरक का फर्क है। आप सर्विस वाली कैटेगरी, मैन्युफैक्चरिंग तो समझ में आ गया, आपने एक इंस्टॉल करी मशीनरी, आपने रॉ मटेरियल परचेस किया, प्रोडक्शन लाइनअप बनाया, फिनिश गुड हुआ, उसको बेच दिया। सर्विस इंडस्ट्री पे सेमी फिनिश्ड, अनफिनिश्ड कोई आपने काम लिया, अपनी सर्विस एड ऑन करी, प्रिंटिंग, उसको पैकेजिंग, व्हाटएवर मार्केटिंग उसकी करी और आपने उसको मार्केट पे बेच दिया। तीसरा वाला जो है ट्रेडर, जो है ना हर्रा ना फिटकरी रंग चोखा, बस उसमें क्या किया उन्होंने, बना बनाया माल लिया, 2% जोड़ा, कमीशन जोड़ा, आगे खसका दिया। तो ट्रेडर में तो कोई वजनदारी लगी नहीं किसी को। तो जब ये बात आई 2020 तक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सप्लाई करने वाले लोग सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस होते थे। जब गवर्नमेंट ने एक जेम पोर्टल, कितने लोग वाकिफ हैं उससे, जेम से, गवर्नमेंट ई मार्केटिंग पोर्टल, देश में सब 2 ही पोर्टल रह गए, जेम पोर्टल एंड सीपीपी पोर्टल, सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, जिसके माध्यम से आप प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। तो जब बात रखी गई वहां पे कि इस कैटेगरी पे अगर मेरा इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपया मेरी मशीनरी का है और 5 करोड़ रुपया मेरा टर्नओवर है, तो मैं माइक्रो इंडस्ट्रीज हूँ। अंदाजा लगाइएगा आप कि 5 लाख रुपया मशीनरी का इन्वेस्टमेंट और 2 लाख रुपया या 10 लाख रुपया उसका टर्नओवर भी होने वाला भी आदमी माइक्रो, 95 lakhs इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी और 4.5 CR टर्नओवर इज अ माइक्रो ऑल्सो। ठीक, तो अब अंदाजा लगाइएगा कि अभी की डेट में जो टफेस्ट कंडीशंस हो रही है, मैं वापस SC/ST हब की उस थिंग्स पे पहुंचाना चाहता हूं आपको कि जहां पे ये मसला जब सामने आया कि 2016 में जब सर्वे हुआ कि हाउ मेनी द इंडस्ट्रीज द ओनर बिलोंग्स टू स्पेशल कैटेगरी, दे ऑलरेडी पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट टेंडर और सप्लाई देयर, क्या आया फिगर? 0.002% आया गवर्नमेंट में सप्लाई करने वाली जो SC/ST की यूनिट है। अब वापस आइए, आगरा पिछले 4 पीढ़ी से ये दुहाई देता फिर रहा है कि मेरी पुश्ते, मतलब हम लोग कई बार कहते हैं कि चमड़े का काम हमसे पूछोगे क्या, चमड़े का काम तो हमें आता है और हमारी तो पुश्ते काम कर रही हैं। तो मुझे यही समझ में नहीं आया कि करीब 30-35 किलोमीटर दूर IOCL मथुरा रिफाइनरी को आज तक आगरा सेफ्टी शूज सप्लाई कर ही नहीं पाया और वो एशिया का सबसे बड़ा हब रहा। दरअसल क्या है कि जितनी भी 95% जो इंडस्ट्रीज हैं वो सब की सब अनऑर्गेनाइज्ड। आप लोग को ताज्जुब होगा, मैं जिस उद्यमिता विकास की बड़ी बड़ी बातें आपसे कर रहा हूं, मेरा पहला इस हब का पहला सवाल होता है कि आपके पास आधार कार्ड में मोबाइल नंबर कौन सा जुड़ा हुआ है? ये पहला सवाल है, क्योंकि मुझे ये लग रहा है यार कि मतलब मैं इनसे कब जाके बात कर पाऊंगा कि आप जेम के अंदर टेस्टिंग रिपोर्ट आपके पास है या नहीं है NABL की, वो लेवल कब जाके पहुंचेगा? और अभी ये पहला सवाल, काम तो आप कर रहे हैं, काम बहुत जगह पे हो रहा है, कई लोग काम कर रहे हैं, आगरा काम कर रहा, ODOP के तहत 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पॉलिसी लॉन्च हुई, उसके अंदर 75 डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर 75 में से करीब 50-60 डिस्ट्रिक्ट ऐसी जिनको खुद के काम वहीं पे मिलते हैं और उन्होंने फेमस है पूरे दुनिया भर में करने के लिए, और उसमें जो कम्युनिटी है वो सिर्फ SC की है। कुछ ट्राइबल्स हैं जो आपके कुशीनगर और इस साइड पे जो है वहाँ कुछ है, लेकिन उनका काम कैसा है, वो डिफरेंट आर्टिकल्स बनाते हैं, सब कुछ है। मसला ये आया, ये फिगर आपके सामने है कि 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट,
50 करोड़ का टर्नओवर। अब भाई एक चीज और देखिएगा, 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 250 करोड़ का टर्नओवर। आपको क्या लग रहा है ये एमएसएमई है, छोटी कंपनी है क्या? हाँ, 50 करोड़ का टर्न इन्वेस्टमेंट और 250 करोड़ का टर्नओवर, तो कंपटीशन अभी कितना है? दरअसल क्या हो रहा है कि सर हमारे देश में सर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हमारे पास फीडबैक सिस्टम नहीं है। कोई स्कीम्स चलती है सर तो उसके लिए हमारा साइलेंट मोड है सर, क्योंकि हमने कहीं कोटेशन में पढ़ा है कि साइलेंस इज मोर लाउडर देन स्पीक। तो हमने उस स्टेटमेंट को एकदम बुद्धिज्म की तरह अपना लिया कि साहब मौन का तो आप तिरस्कार तो कर ही नहीं सकते, तो साहब मौन का भी एक लिमिटेशंस है, अपनी बात कौन रखेंगे वहां पे। तो जब बात इसकी आई कि जब फिगर आपके सामने रहा 0.002% 2016, और इसमें पार्टिसिपेशंस करने वाली इंडस्ट्रीज ना कहिए 200 पार्टियां, 200 डिपार्टमेंट्स को छांट लीजिए। आज की डेट पे पूरे देश में 334 सीपीएसई जीवित हैं जो बैकबोन ऑफ इंडिया कहलाते हैं, जो किसी किसी मंत्रालय के अधीन हैं। इन 334 डिपार्टमेंट पे जब प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी, नेक्स्ट करिएगा बेटा, बस, जब प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी पे बात आई कि 25% की खरीदारी छोटे उद्यमियों से, माइक्रो एंड स्मॉल, नॉट मीडियम, मीडियम को एंटिटीज नहीं है, माइक्रो एंड स्मॉल से लिया गया। उस 25% में से 4% की हिस्सेदारी सिर्फ और सिर्फ SC/ST की है। 4% की हिस्सा सिर्फ SC/ST के उद्यमियों के द्वारा ही लिया जाना अनिवार्य किया गया, और 3% वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, चाहे वो किसी भी सोसाइटी या सोशल बैकग्राउंड से हो। वुमेन इन द सेंस, वुमेन अपने आप में एक एंटिटी है, तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को रखा गया वहां पे। 4% SC/ST, 3% वुमेन। वुमेन के तो हाशिए आज की भी डेट में 0.001% है। और आप किस पार्टिसिपेशंस की बात कर रहे थे कि मैंने अपनी वाइफ के नाम पे, माँ के नाम पे फर्म खोली है। आप बिलीव करें, सेवरल केसेस आई जस्ट फाइंड कि अभी एक छोटा सा केस आपको शेयर करता हूँ, प्लीज मैं इसमें सजेशन भी देता हूँ आपको। जब कभी भी महिला उद्यमी की बात आएगी, मेरे कुछ आगरा से भी कुछ लोग पार्टिसिपेट हुए, कुछ SC/ST हब में ऑलरेडी कुछ जुड़े हुए हैं, वो भी आए हुए हैं यहाँ पे। तो जब कभी भी आप कॉन्स्टिट्यूशनली उसको बनाए तो एटलीस्ट आप पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड तक तो लेके जाइए उसको, एटलीस्ट पार्टनरशिप कर लीजिए, शेयर होल्डिंग दे दीजिए उनको 51% की, और उनसे POL ले लीजिए, पावर ऑफ अटॉर्नी, काम वाम करने के लिए जो भी कुछ करना है। प्रोप्राइटरशिप में एक IOCL पे अभी एक टेंडर निकला था 2 साल पहले, जिसमें टैंकर अटैचमेंट करने थे जो उनको ऑयल के लिए ट्रांसपोर्टेशन पे ऐड करने थे। कई जगह आपने सुना होगा। उस पे सेम एक यूनिट है, आदि कृष्ण नाम से उनकी कंपनी है। तो उनका जो ओनर है वो दिल्ली में जॉब करते थे, गुड़गांव में। ऑल ऑफ सडन उनका एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने अपनी वाइफ के नाम पे वो फर्म खोल रखी थी। सर 3 महीने लग गए उनको ये साबित करने के लिए कि जो आदमी मरा है वो मेरा ही हस्बैंड, क्योंकि एंटिटी जब उनके पास में कुछ थी, उनको पता ही नहीं था कि कौन सी कंपनी मेरे नाम पे चल रही है। यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट पे कोई मतलब ही नहीं हो रहा है। चेक में तो मतलब चेक में तो आप उनके नाम पे बेचो, चेक में तो साइन करते हैं अपने वाइफ के, साइन करते हैं खुद। तो आप उन्हें और कितना गर्त में डालेंगे उनको बता दीजिए ना कि साहब ये आपकी ये एंटिटी है। और मैं कहता हूँ आप कॉन्स्टिट्यूशनली पावर ले लीजिए ना उनसे, क्या दिक्कत हो रही है? उनको डायरेक्टर तैयार कर दीजिए ना अगर आपको लग रहा है तो। प्रोप्राइटरशिप फर्म में एकल स्वामित्व के मालिक में आपने कंपनी वहां पे ओपन कर ली और आपने ये फिगर देखा यहाँ पे। तब ये जो तब वहां से सारी कहानी शुरू होती है कि अभी की डेट पे, और बिलीव करें ये व्यक्तिगत है मेरा कि मैं ये पछतावा मैं नहीं करना चाहता था। यही एक मौका है जहां पे बैक टू सोसाइटी है जो भी कर पाए, क्योंकि इसके अलावा मुझे लगता नहीं कि इतने खुले मंच पे आदमी नौकरी करते में कभी आदमी ऐसे SC/ST के लिए, क्योंकि हम सब जो नौकरी करते तो कहीं ना कहीं हमारी तो ये उद्यम रजिस्ट्रेशन है, फर्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका। उद्यम के अंदर आप जाएं,
आप लोगों ने उधर से आपका एमएसएमई डेटा बैंक है, सबका डेटा बैंक है? ईमानदारी से बताइएगा, अगर डेटा बैंक होगा तो उसके पास, आपके पास तब भी ओटीपी के लिए मैसेज आया होगा, और ओटीपी का मैसेज सीए साहब देखते हैं, आप नहीं देखेंगे, क्योंकि आपने अपनी मेल आईडी उनको ही दे रखी है। डेटा बैंक एक ऐसी चीज है, जैसे मैंने बच्चे को एडमिशन करा दिया स्कूल पे, तो एडमिशन फीस तो मेरे से स्कूल ने ले लिया, किस क्लास पे वो जाके एडमिशन ले रहा है, हर क्लास की अपनी अपनी एक स्कूल की फीस डिफाइन है। तो जितनी भी इस देश के अंदर रियायतें, सब्सिडी या बेनिफिट्स हैं, बिना एमएसएमई डेटा बैंक के उसको फेच ही नहीं होगा कभी। और यही से कहानी शुरू होती है, 10,000, 15,000, 5,000 कंसल्टेंसी फर्म, ये फर्म वो फर्म। तो ये डेटा बैंक के अंदर अपने आप को जोड़िए। पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी, जैसे आपको मैंने चर्चा करी, वही है, निहित है। 4% जो मैं बता दूं आपको, 4% तकरीबन होगा तो कुछ 4,000 करोड़ के आसपास होगा। और आज की डेट पे अभी हम 2 दिन पहले का जो डेटा है वो 1.93 पहुंचे हैं अभी ऑल ओवर इंडिया पार्टिसिपेशंस में, 0.002 से उसमें छोटे छोटे कामों के प्रति उसमें पार्टिसिपेशंस हुए हैं। थर्ड, ये जो 4th स्लाइड आप आइकन देख रहे हैं, एमएसएमई संबंध पोर्टल। इस देश में जो भी डिपार्टमेंट है, ये कैसे मालूम करेंगे हम कि कौन सा डिपार्टमेंट क्या परचेज कर रहा है, क्या प्रोक्यूरमेंट कर रहा है, इन सब की लिस्टिंग है इसके अंदर, उनके पीडीएफ फाइल अटैचमेंट करी गई है, आप उसमें सर्विस और गुड्स का उसमें चेक कर सकते हैं कौन कौन सा क्या क्या चीज़ उसके अंदर है। 5वां, एमएसएमई समाधान पोर्टल, ये डिलेड पेमेंट पोर्टल है। अक्सर ये बात होती है कि हमारा पेमेंट किसी सरकारी विभाग में रुक गया, फंस गया। सर 45 दिन का उसको टाइम पीरियड है अवार्ड सप्लाई होने के बाद का। अगेन 45 का एक नोटिस पीरियड है, 90 दिन हो गए। 90 दिन के बाद अगर वो एक दिन भी डिले करता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो जितना भी आपका रेस्ट ऑफ द अमाउंट है जो आपको पेमेंट करना है, उसका ब्याज पे करेगा डिपार्टमेंट। ये एमएसएमई समाधान पोर्टल है। और कोई भी विभाग सरकारी आज तक तो ऐसा नहीं रहा कि जिसने कभी बेनिफिशियरी को ब्याज में पैसा दिया। खुद का तो पैसा देते नहीं है, तो ब्याज में कहाँ से देंगे वो। तो आप इस चीज को भी समझिएगा कि वो ब्याज में जो आपको मिलेगा, ये तो इसमें केसेस आपके। देन लास्ट, जेम, ये जेम के अंदर अपने आप को एनरोलमेंट कराइए, क्योंकि एक यही ऑप्शन है। और फिर से अपनी बात रखता हूं कि जरूरी नहीं है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस कर रहे हैं तो आप ट्रेड नहीं कर सकते। तीनों कैटेगरी अपने आप में मेंशन करिए उद्यम में। बस इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि जो मैंने मेजर एक्टिविटी मेंशन करी है मेरी बैलेंस शीट में, अगर नेट सेल्स निकल के आ रही है, ग्रॉस रिसिप्ट निकल के आ रहा है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस को जरूर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ट्रेड से मेरा टर्नओवर तो इंक्रीज हो जाएगा, बट मेरी ट्रेडिंग सेल्स माइनस हो जाएगी जब मैं नेट सेल्स की तरफ जाऊंगा। तो आप उसका रेशियो कम करके रखें, बेशक ट्रेड करिए। और ट्रेड करेंगे तो आप लोग L1 में, क्योंकि अल्टीमेटली कहानी क्या है सर, नेक्स्ट करिएगा भैया, नेक्स्ट करिए। देन ये कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिनके साथ हमारी कुछ मीटिंग्स होती हैं जी। ठीक है, ठीक है, ठीक। अब बेनिफिट की बात रही कि जो SC/ST उद्यमी है हमारा, इस देश में होने वाले 4 एग्जीबिशन कहीं भी हो रहे हो, इसकी लिस्टिंग आपको SC/ST हब के पोर्टल पे अप्रूव्ड एग्जीबिशंस में लिस्ट आपको मौजूद मिल जाएगी। उसमें आप 100% सब्सिडी के साथ में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक यूनिट को एक इवेंट में 1.5 लाख रुपए मिलता है एक्सपेंसेस के लिए, रियम्बर्समेंट पे। टिकट का पैसा, उसका जो फ्रेट चार्जेस है, फ्रेट चार्जेस आपका हुआ 15,000 रुपये, ट्रेवलिंग अलाउंसेस आपका 10,000 रुपया, रेस्ट ऑफ 1,25,000 रुपया। उसका जो भी स्टॉल चार्जेस है वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। बीच में मैंने इसमें मेंशन किया है कहीं 25% डोमेस्टिक के लिए ये स्टॉल चार्जेस आपको एज अ सिक्योरिटी जमा करना पड़ता है। दरअसल ये हमारी ही की हुई शरारतें हैं, तो 25% हमको जमा करना पड़ रहा। हमने स्टॉल्स बेचे हैं, आपको पता, हमने स्टॉल्स बेच दिए अपने, क्योंकि वो स्टॉल जो था प्रगति मैदान पे वर्ल्ड ट्रेड फेयर जब लगता है 14 नवंबर 27 नवंबर तक, उसमें आपने देखा हो क्या हाहाकार मचता है। तो हमारा पवेलियन है हॉल नंबर 18,
उसके अंदर सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन कराने वाली अगर ब्रांच रही तो वो SC/ST हब आगरा रही। उसमें हम लोगों ने जब पार्टिसिपेशन कराया तो हमें मालूम चला कि यार कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि साहब 2 लाख रुपए ले लीजिए, बस मेरे को आप स्टॉल पे जगह दे दीजिए। उसे क्या लग रहा है, छोटा उद्यमी जो है हमारा, उसको ये लगता है कि यार मैं तो थर्ड पार्टी से माल बनवा के अपने पास में रख के इसको बेच रहा हूँ यहाँ पे, और माल इतना अच्छा बनता है कि जैसे धूप पड़ती है तो उसका पहतावा निकलना शुरू कर देता है, तो कहते साहब मेरा स्टॉल बदलवा दीजिए। दरअसल हम लोग कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं अपनी चीज़ों पे बनाने के लिए। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि 90% ऐसे उद्यमी होंगे जो प्रोडक्शंस आप कर रहे हैं, चाहे शूज वाले कैटेगरी पे, अपना जूता खुद नहीं पहनते, अपना बनाया गया जूता खुद नहीं पहनते, तो सर फीडबैक कहां से मिलेगा फिर किस चीज में? तो मतलब मैं एक सैनिक को ये बात रखी थी हमने जब डिफेंस को सप्लाई करने की बात रखी कि जब स्पेशल रिक्रूटमेंट फॉर द SC/ST होता है तो स्पेशल प्रोक्यूरमेंट फॉर द SC/ST क्यों नहीं? तब तो फिर हमें मालूम चल पाएगा ना कितने लोग हैं पार्टिसिपेट उसमें करने वाले, तो लोग SC/ST के ही होंगे। देन 4% फॉर द 3% फॉर द वुमेन, तो स्पेशल प्रोक्यूरमेंट फॉर द वुमेन करिए। ये बात प्रस्तावित है, ये होगा। इनफैक्ट ट्रांसजेंडर को भी शामिल करिए, उसके बाद फिजिकली हैंडीकैप्ड को भी शामिल करिए उसके अंदर, उसके बाद उसके अंदर आपका जो डिफेंस जो रिटायर्ड आर्मी पर्सन है उनको भी शामिल करिए, उनकी भी एंटिटी दीजिए। जेम पोर्टल सर हमारा L1 पे सभी लोग वाकिफ होंगे, लोवेस्ट गिरता है वहां पे पहुंचते हैं। अगर मैं सर्विस इंडस्ट्रीज की बात करूं तो अगर मैंने सर्विस चार्जेस एक कॉमन रखा है, मैन पावर का एग्जांपल लेता हूं, 3.84% मिनिमम चार्जेस, इससे ऊपर जिसको डालना है डालते रहिए, नीचे कोई नहीं डालेगा। तो 3.84 पे 3 कैटेगरी पहुंच गई। उसके बाद में कौन सा कमांड चलता है? रन कमांड। तो इतनी जब कहानी आपने रची और उसके बाद भी हमारे पास में बाइफर्गेशंस नहीं है कि हम लोग उसको सीधे, तो ये बात रखी गई कि अगर उस रन कमांड के चलने पे अगर कोई भी SC/ST यूनिट अगर उसके अंदर पार्टिसिपेशन करती टॉप 3 में, तो ये मैंडेटरी किया जाए कि ये टेंडर उसको मिलेगा। सेकेंडरी, अगर ये उसमें नहीं SC/ST तो वुमेन को दीजिए, नहीं है तो फिर आप एक्स आर्मी पर्सन को दीजिए, फिजिकली हैंडीकैप्ड को दीजिए। ये कुछ बातें, ये आपको ये एग्जीबिशन सपोर्ट 4 डोमेस्टिक एग्जीबिशंस और 2 इंटरनेशनल्स। इंटरनेशनल्स में सबसे ज़्यादा हमने मिलान भेजा। मिलान दुनिया का सबसे बड़ा फेयर होता है शूज़ का, फुटवेयर इंडस्ट्रीज़ का। वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को पार्टी पवेलियन सर पूरा होता है, इंडियन पवेलियन। तो हमारी यूनिट वहाँ पे रोम की पहाड़ी घूम रही थी अपना स्टॉल्स छोड़ के। तो अभी की डेट पे ये भी सर सोचना पड़ेगा सर, क्योंकि दो इंटरनेशनल एग्जीबिशंस हैं, उसमें हमें ये लग रहा कि कम से कम आपको बायर्स मिलेंगे। चेंज करिएगा बेटा। ये पॉइंट है जो सिंगल पॉइंट SPRS के नाम से मोटा मोटा समझे हम कि इफ एनी इंडस्ट्रीज बिलोंग्स टू स्पेशल कैटेगरी दे आर विलिंग टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट टेंडर, we have giving this type of certificate that's called a SPS single point registration schemes। इसके अंदर क्या बेनिफिट है? इसकी फीस भी रखी गई, नीचे कहीं लिखा है मैंने 100 रुपया इसकी फीस रखी गई है। इसकी फीस होती है आपके टर्नओवर के बेसिस पे। सारी कहानी साइड करके एक 100 रुपीज का प्लस GST का एक टोकन मनी आपसे लिया। रीजन ये था, छोड़ने के लिए तो ये भी छोड़ देते 100 रुपया भी। जिस खाते की डिटेल आप ने उद्यम के अंदर जोड़ी हुई है, जिस खाते से आप पेमेंट आप कल के दिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट करेगी आपको, वो खाता चलायमान है या नहीं है, इसलिए उससे एक ट्रांजैक्शन लेने के लिए 100 रुपीज की फीस रखी गई। उसके बाद यही फीस, और ये जो 442 का जो फिगर आप देख रहे हैं, ये रिजर्व किया गया है MSCs के लिए कि अगर इसमें एक लेटर इशू करता है डिपार्टमेंट कि वी डिडंट फाइंड एनी सुटेबल कैंडिडेट अंडर द MSCs फॉर द सप्लाइंग ऑफ 442 आइटम्स, कैसे हो सकता है? उसके बाद फिर वो ओपन टेंडर करेगा, पहले इसमें से निकल के जाएगा, उसके बाद करेगा। तो अभी की डेट पे हमारे पास में ये लिस्टिंग है, आपको नेट पे भी मिल जाएगी। इसके बाद फिर अगला पूछते हैं। इस रजिस्ट्रेशन पे एक बयाना राशि जमा करनी पड़ती है डिपार्टमेंट को, जो इसके लेने के बाद में आपको वो वेव ऑफ है, छूट है, उसको नहीं देना EMD, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं, इसमें L1 + 15% का प्राइस प्रेफरेंस रखा गया। कहने का मतलब ये है
अगर टेंडर पे L1 लोवेस्ट जो रेट गिर रहा है, अगर वो नॉन MSE मतलब जो MSE नहीं है उसका गिर रहा है, उस केस पे 15% के दायरे पे जितनी भी कंपनियां हैं जिन्होंने रेट कोट किया है, इट शुड बी मैंडेट कि वो कंसर्न डिपार्टमेंट उनको कॉल करके ये इन्फॉर्म करता है कि साहब क्या रेट मैच कर सकते हैं आप इससे। ये आपके पास में पॉलिसी है। नेक्स्ट, एक B2B पोर्टल है MSME मार्ट, जैसे हमारा अमेजोन फ्लिपकार्ट है, ऐसा ही है। इस पे जानने की चीज़ सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि 334 डिपार्टमेंट है, मैं सभी के पास में साइट पर जा के जेम टेंडर तो नहीं खोलता रहूँगा। तो इसमें रजिस्ट्रेशंस लेने के बाद में इसमें 80% की सब्सिडी दी गई है SC/ST को। 1200 रुपये प्लस GST 1416 रुपये पे करने पड़ते हैं इसके लिए, 1 साल के लिए है इसमें। ये वॉलंटरी है, आपको लग रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आप फाइंड कर रहे हैं तो लीजिएगा ज़रूर। तो इसमें आपको समझ में आ पाया कि मेरा कौन सा टेंडर है जो किस डिपार्टमेंट में फ्लोट हुआ है। नेक्स्ट बेटा, स्पेशल क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी। कोई भी यूनिट जो मशीनरी परचेस करना चाहती है, अपने कंपनी को एक्सपेंड करना चाहती है, नई हो या एग्जिस्टिंग, मैक्सिमम सीलिंग ऑफ 1 CR और सैंक्शन ऑफ द टर्म लोन। टर्म लोन मतलब मशीन का, मशीन के लिए जो लोन लिया जाता है उसको टर्म लोन कहते हैं। उसका 25% सब्सिडी है SC/ST के लिए। उस मशीन की जो सैंक्शन आपका अमाउंट हुआ उसका 25%। और अभी ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट ईयर पे ये सब कुछ कभी करीब नहीं होगा तो दिल्ली से 164 SC/ST इंडस्ट्रीज को ये सब्सिडी मिली हुई है, दिल्ली शहर से ही ओनली। शायद इनमें से कोई अगर बैठा होगा तो बात कर सकते हैं उसमें। नेक्स्ट बेटा, तो इसमें भी आप लोग अप्लाई करिएगा। कुछ मोटा मोटा पॉइंट्स मैं आपको दे देता हूँ। किसी भी तरह का बैंक लोन, मतलब किसी भी तरह इंडस्ट्रियल बैंक लोन, पर्सनल लोन नहीं, मोबाइल लोन कुछ भी नहीं, कार और हाउसिंग कुछ नहीं, इंडस्ट्रियल लोन अगर किसी ने भी बैंक को अप्लाई किया और बैंक ने उसको सैंक्शन किया, सैंक्शन करने के बाद उसने बैंक ने जो प्रोसेसिंग फ़ी चार्ज करी है उस लोन को सैंक्शन करने के लिए, उस प्रोसेसिंग फ़ी का मैक्सिमम सीलिंग ऑफ 1 लाख रुपीस और 80% आपको रियम्बर्समेंट है इन 1 फाइनेंशियल ईयर। तो कहने का मतलब जब तक आपका 1 लाख रुपया 1 साल पे ना हो जाए आप लोन अप्लाई करें और उसकी रियम्बर्समेंट 80% फीस अपनी वापस लें, जो प्रोसेसिंग फ़ी चार्ज करता है। अभी 17 करोड़ रुपए हमने लास्ट ईयर दिया है। ये वो फीस है कि जहाँ पे 1-1 लाख रुपए बहुत होता है हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री पे उद्यम में कॉलम होता है एम्प्लॉई, कितने एम्प्लॉय, तो भर भर के लोगों ने डाला है सर, 100, 50, 15 और PF कितने के कटते हैं उसमें से। आपने मतलब ये हमने ना उनको खुद कहा कि आओ साहब मेरा रिव्यू करो, मेरे से पैसे लो, मैं निकालूंगा अपना वॉलेट आपको, क्योंकि उसमें ये मेंशन है कि आप उनके आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया ना काम देके, जब किया तो आप उसका ESIC भी देंगे और EPF भी देंगे। तो ये इंफॉर्मेशन सीधे लेबर डिपार्टमेंट को पहुंची कि हाँ साहब क्या बात है, बढ़िया यार, इस इंडस्ट्री ने तो 12 लोगों को काम दिया है। बोले हाँ साहब दिखाइए, तो फिर कुछ दिखा नहीं पाया, फिर खाली गांधी जी दिखाए उसने, और फिर दिखाता ही रह गया फिर वो। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंजेस जो रहा। तो इसमें आपको ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट है जो आप लोगों को नेट पे मिल जाएगी। नेक्स्ट करना बेटा। सेकंड, गवर्नमेंट टेंडर पे जब आप पार्टिसिपेट करते हैं उस टाइम पे अवार्ड होने के बाद कंसर्न डिपार्टमेंट आपसे एक सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराता है, जिसको परफॉर्मेंस बैंक गारंटी के रूप में करता है, PBG के फॉर्म पे। उसको बनने के लिए जो 80% फीस आपका जो रियम्बर्समेंट हो जाएगी, जो भी फीस चार्ज करी गई है उसके ऊपर, वो आपको रियम्बर्समेंट हो जाएगी। थर्ड, एक्सपोर्ट जो भी कर रहे होंगे या जिसको एक्सपोर्ट करना है, सर ने अभी सागर सर ने एक बात रखी थी, तो जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सप्लाई कर रहा है और इनफैक्ट जो एक्सपोर्ट कर रहा है, दोनों की कंडीशन पे आपको जो बायर है वो आपसे एक टेस्टिंग रिपोर्ट डिमांड करेगा। इस देश की किसी भी NABL
या BIS रजिस्टर्ड कोई भी आप लेबोरेटरी से अपने गुड्स को आप टेस्ट कराइए, उसकी जो भी फीस चार्ज हो रही है लाख रुपए तक में, उसका 80% रियम्बर्समेंट ले लीजिए एक फाइनेंशियल ईयर में, जितनी बार। और अभी तक एक सबसे बड़ा ये लूप है, लूप तो क्या है सभी को समझ में आ रहा होगा, टेस्टिंग रिपोर्ट की वैलिडिटी नहीं होती है, और जिस दिन भी गणित लगी वहां पे तो आप समझिए कि फिर हर साल फिर पैसा लेंगे। उसमें एक बार आपने टेस्टिंग रिपोर्ट से लैब से ले लिया, उसमें कहीं लिखा नहीं वैलिडिटी आपका उसमें। तो मेरे हिसाब से कोशिश करिए कि उसको अगर आप अपग्रेड कर रहे हैं अपने आप को, तो उसको भी आप बार बार अपग्रेडेशन कराइए, क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास में जो चीज़ें सबमिट करी जा रही हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो पुराने लोग जो सबमिट कर रहे हैं उसी के आधार पर ही सप्लाई हो रही हो। आप नया इनिशिएशन भी उसके अंदर पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट करना बेटा। जितनी भी एक्सपोर्ट वाले जो लोग हैं जिनको एक्सपोर्ट करते हैं, जितनी भी काउंसिल्स हैं, 34 काउंसिल्स रजिस्टर्ड करी गई है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, कॉमर्स इंडस्ट्री, इन सब मंत्रालय के अधीन। उन सब EPC काउंसिल, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल पे जो फीस होती है इनकी मेंबरशिप की, वो 20,000 रुपया मैक्सिमम रखी गई, उसका 80% आप रियम्बर्समेंट कर सकते हैं उसमें RCMC के बाद। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आज इसकी लास्ट डेट है, आज 25 जनवरी। इस देश के जितने भी बड़े बड़े मतलब टॉप 50 इंस्टीट्यूट फाइंड किए गए NIRF में, सारे IIT, सारे IIMs, SP जैन, JVR, सभी कुछ है इसके अंदर। ये एक रिसेंट अभी आर्टिकल है इसके अंदर। ये इसमें कोई भी एंटरप्रेन्योर जिसके नाम पे फर्म है, या उसका कोई ऐसा बच्चा जिसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन PG करने के साथ साथ, या आपके इंडस्ट्री में वो हेल्प कर रहा हो, या कोई अथॉरिटी के साथ जुड़ा हुआ हो, पार्टनर हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, उनको अगर आप कोई 1 दिन से लेकर 30 दिन के अंतराल का 1 महीने का कोई भी सर्टिफिकेशन कोर्स अगर करवाते हैं, उसकी 1 लाख रुपए तक की फीस का 90% रियम्बर्समेंट। तो जितने भी आप IIM अहमदाबाद पकड़िए ना, ये अभी की डेट पे जितने भी आपके ये लोग जहां जहां भी, अभी तो IIM बोधगया में हमारी नई ब्रांच ओपन हुई, सो ये था। नेक्स्ट करिएगा। ये इंस्टीट्यूट की लिस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट करिए। स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं। नेक्स्ट करना बेटा। ये कुछ कैटेगरीज है। ये यूपी के अंदर, अभी फिलहाल ये यूपी का है। इनफैक्ट आप कोई भी यहाँ, इनफैक्ट बहुत सारे सेंटर्स हैं, जो भी सरकारी सेंटर या जो भी आपको यूनिवर्सिटी सरकारी मिल जाए, बस आप उसको अपने एसोसिएशन, सागर जी अगर मेरी बात कहीं सुन रहे होंगे तो जी, तो सर क्या करेंगे कि आप उस यूनिवर्सिटी में जो भी कोर्सेस चल रहे हैं, हमें लगता है कि यार हमें यहाँ पे अपने बच्चों को यहाँ पे स्किल करवाना है, तो एक अपने एसोसिएशन के लेटर पे आप वो बनाइए, उसको पुट करिए मेरे पास में, मैं उसको आगे ऊपर रिक्वेस्ट कर लेता हूँ उसमें। होप सो वहाँ पे जो भी ट्रेनिंग हो रही है, इसकी स्पॉन्सर ट्रेनिंग होती है जो SC/ST हब के माध्यम से होती है। तो इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए, जैसे सेंटर आप देख रहे हैं, प्रोसेस फॉर PPDC आगरा है, मेरठ है, FFDC कन्नौज। कितने लोगों ने सुना है सर FFDC कन्नौज के बारे में? आपको बताऊं मैं, दुनिया में टॉप 5 में FFDC कन्नौज का नाम आता है, जहां पे टेस्टिंग होती है आपकी फ्रेगरेंस एंड फ्लेवर की। और कन्नौज का ही गुलाब एक ऐसा है जिसका इत्र बनता है, बाकी सबका बुके बनता है, या फिर उनका बनता अगरबत्ती या फिर धूपबत्ती। तो आप इस चीज को भी समझिएगा। और 5 लाख रुपया लीटर बिकता है गुलाब का इत्र। अब अंदाजा लगाइएगा कि मैं और आप लोग, हमारे यहाँ पे गुलाब जल हम लोग मुंह में पोत लेते हैं, 22-23 रुपए का, वो क्या लगा लेते हैं। तो ये सब कुछ एक्सेंस है। तो ये सब एक्सेंस फॉर्मेशंस पे है। देन CFTI, सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आगरा, देश में 2 ही है, चेन्नई और आगरा। ये सबसे टॉप मोस्ट के इंस्टीट्यूट्स हैं। और अभी इस CFTI की ट्रेनिंग सर हमारी वापस हो गई, ये भी बताना चाहता हूँ, ड्यू टू नॉन एडमिटेड एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द ट्रेनिंग। पहली बार आगरा पे ये साफ समय नहीं है मेरे पास, बच्चे नहीं है हमारे पास 25 साल के, क्योंकि उनके पास तो 1.5 GB डेटा है और सर्वाइकल का पेन है।
आप बिलीव करिए 25,000 रुपया एक कैंडिडेट की फीस है। 100% कुछ नहीं देना है, एक नया पैसा नहीं देना है। एकोमोडेशन, एकोमोडेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम, हॉस्टल पे रहिए, खाना खाइए, सोइए, सब कुछ करिए, ट्रेनिंग सेंटर जाइए, बगल पे वॉकिंग और वापस हॉस्टल लौट आइए। 25 कैंडिडेट नहीं, ट्रेनिंग वापस मिनिस्ट्री को वापस रिक्वेस्ट करी दुनिया भर के कारणों से कि सर ठंड थी, ये था, वो था, ये हमें ही समझ में आ रहा है, लेकिन तकलीफ फिर से वही है, फिर से पे बैक करना सोसाइटी को, कुछ भी है, क्योंकि एक दिन एक रात की घटना नहीं है सर, ये जो हम लोग ये कर रहे हैं वो वन नाइट शो नहीं है। न जाने कितने दिन लगे, कितने साल लगेंगे यहाँ तक पहुँचने के लिए। अब यहाँ तक जब पहुँचे हैं तो नेक्स्ट करना है बेटा, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अभी रिसेंटली अभी पॉलिसी लॉन्च हुई है CBFT के नाम से, जो फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर है उसके अंदर इंश्योरेंस जो होता है, जो सप्लाई करते, जो डॉक जाता है आपका बाहर, उसके लिए एक इंश्योर्ड करने के लिए एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है ECGC, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, इनके साथ में टाई अप किया गया है। कुछ फीसेज है, 75% की कुछ फीसेज है, जिसके अंदर आपको कुछ रियायतें लाख रुपए तक के लिए दी जा रही हैं। तो कुल मिला के जो टेस्टिंग का जो मैंने आपसे बताया, ये सर्टिफिकेशन जब एक्सपोर्ट करते हैं आप तो एक टेस्ट रिपोर्ट डिमांड करता है बायर आपसे, तो उसके लिए आपको ये ज़रूर है एक्सपोर्ट पे हेल्प हो जाएगी। दूसरी बात, जाते जाते UAE और ऑस्ट्रेलिया के साथ में भी ट्रिनिटी साइन हुई है, जिसके अंदर अभी ड्यूटी ऑफ करी गई है। अगर किसी को लगता है कि मुझे वहाँ पे सप्लाई करना है तो वो भी आप उसमें कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर NSIC की वेबसाइट पर जाइएगा, इंटरनेशनल कोऑपरेशन करके पॉलिसीज हैं, उस पर देखिएगा सारी कंट्री के रिक्वायरमेंट मेंशन है कि रशिया कह रहा है कि मुझे ये चाहिए, रशिया मतलब BSF के साथ जब हमारी एक मीटिंग हुई तो ब्रिगेडियर साहब ने एक बात के लिए डांट दिया कि बोले पुष्पेंद्र, ऐसा है कि आपकी MSME के प्रोडक्ट मेरे लिए उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है या मेरे ज़्यादा कीमती नहीं जितना मेरे सैनिक की जान है। दरअसल हमारे बीच में कहावत होती है ना कि भगत सिंह पैदा तो हो लेकिन साला पड़ोसी के घर में, क्योंकि 23 साल का अपना बच्चा जब फांसी में झूलते देखते हैं ना हम लोग तो हमारे दिल दहल जाता है। दरअसल मसला क्या हो रहा है कि उनका ये कहना है, हम कहाँ कमजोरी कर रहे हैं कि टेक्निकल के लिए आपका जो फिजिकल प्रोडक्ट है वो रखा सामने डेमोन्स्ट्रेशन पे, हमें फिजिकल इवेंट्स के लिए ही फोर्स करना है कि सभी CPSEs के पास में आप जो आर्टिकल हमसे डिमांड करना चाहते हैं, हमको फिजिकल इवेंट के लिए ऑनलाइन वेबिनार्स पे हम चीज़ों को समझ तो पाते हैं लेकिन फिजिकल हम छू के टेक्निकलिटी पे नहीं देख पाते। आप इंजीनियर्स बेल्ट है, फर्टाइल ब्रेन के सामने अगर मैं अपनी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे ये लगता है कि शायद टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस जब आप लोग लेंगे उनसे तो वो सेल बेहतर बना पाएंगे। और हम बेवजह चाइना को क्लेम करते हैं, दरअसल चाइना के अंदर आप ये कह दीजिए कि मुझे 5 मिनट चलने वाला पेंसिल सेल चाहिए, वो बना के दे देगा आपको, और 5 साल वाला मांगिए और 50 साल वाला मांगिए, वो सब बना के देगा केमिकल कंपोजिशंस के हिसाब से। उनकी USP है, उस पर काम करते हैं वो। तो आप प्लीज फोकस करें टेक्निकल्स के लिए और स्किल के लिए, और अब खुद भी सोचिए कि हमें सर इसके अलावा और दूसरा आता क्या है। एक नौकरी है, उसके अलावा क्या स्किल है हमारे पास में? कोई ऐसी स्किल नहीं है। तो प्लीज जोड़िए लोगों को स्किल के साथ में। जरूरी नहीं कि सिर्फ कंसल्टेंसी के साथ ही जुड़े, आप उद्यमिता विकास के साथ में, सर्विस इंडस्ट्रीज या ट्रेडिंग के साथ में अपने आप पे कहीं ना कहीं हम लोग अपनी एंटिटी बना सकते हैं। किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। नेक्स्ट बेटा। धन्यवाद, आपने समय दिया, मुझे बहुत तसल्ली से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी उम्मीद है कि मैं बड़े आशा के साथ में आया हूँ आगरा से, और कि मुझे ज़रूर यहाँ से, मेरा परसेंटेज रेशियो 10 है, इस भीड़ में मुझे 10 आदमी मिल जाएंगे, मुझे बहुत है। और यही आप लोग ही हैं जो यहाँ पे उद्यमी बैठे विनेश जी, रणवीर, अनूप, ये लोग कभी हौसला कम नहीं होने देते, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे मिलते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। धन्यवाद। सर बताओ। समाज के लोग हैं वो ये प्रोसेस नहीं कर पाते हैं MSME, क्या कोई हमारा ऐसा भी है जैसे किसी को लोन लेना है जी, या कोई भी काम करना है तो कोई प्रोसेस कर सके
बिल्कुल, बहुत बहुत सही सवाल पूछा। अब कायदे का सवाल है। आप लोग अगर नंबर नोट कर पाए तो नंबर नोट करिए। 2 पर्सन हमारे यहाँ पे स्पेशली इसी के लिए डिप्यूट हुए हैं। एक जिनका नाम है राहुल बिंदुसार, मेरा फोन देना जरा, नीचे रखा हूँ। राहुल बिंदुसार, ये ई टेंडरिंग जो भी गवर्नमेंट टेंडर पार्टिसिपेशन है उसके लिए आप इनसे बात कर सकते हैं। नंबर नोट करिए, नाम है उनका राहुल बिंदुसार, 82185 13307। ठीक, हाँ। सेकंड नोट करिए, राहुल जैन, ये बैंकिंग से जुड़े हुए जो भी डॉक्यूमेंटेशन है ये अपने ही है। सब SC/ST हब में ही है हमारे। दूसरा क्या है? राहुल जैन, नंबर लिखिए 81268 165 99। एक बार लिख कर। जी, ये राहुल जैन है और राहुल बिंदुसार। हाँ जी, 81268 16599। मेरा ये नंबर नीचे लिखा हुआ, मोबाइल नंबर भी है 97601005। जी जी, मेरा ये नंबर है। ऑफिस का भी नंबर जरूर, इसके एक फोटो खींच लीजिए मोबाइल से, तो आपके पास ऑफिस में तो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हाँ जी, So all of you will get this information. Sir, thank you, Pushpinder ji. You have really हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना। मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूँ। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714